नहीं, एक क्लास कब है? ट्यूसडे को। तो भी नहीं होगा सिलेबस। ठीक है, समझते हैं। ठीक, आज का टॉपिक है म्यूटेशन। और कहते हैं कि म्यूटेशन के अलग अलग टाइप होते हैं। टाइप जो इफेक्ट करेगा उस तरीके से चीजें भी पढ़ी जाती हैं। कैसे हुए, ये भी क्लासिफिकेशन का बेसिस है। कौन से सेल में हुए, अब जैसे मान लो सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हो, सोमेटिक म्यूटेशन ये अगली जनरेशन में पास नहीं होता। वैसे ही जर्मिनल सेल में म्यूटेशन हो, जर्मिनल म्यूटेशन ये अगली जनरेशन में पास हो जाता है। और खुद से हो जाए स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, किसी फैक्टर के कारण आ जाए इंड्यूस म्यूटेशन। ओके, ये अलग अलग बेसिस हैं म्यूटेशन को कैटेगराइज करने के। अभी जिस तरीके की बात हम लोगों को पढ़नी है वो वाले म्यूटेशन है जो जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होते हैं। ठीक है, हमें उनके बारे में जानना है अभी। आप ऐसा कह सकते हो कि दैट बिसाइड्स recombination, mutation is the mutation is the reason for variations। तो वेरिएशन आने के रीजन आपके पास हो गए कम से कम कितने बोल सकते हो? दो। हालांकि मैंने आपको दो से ज्यादा पहले बता दिए थे, जब हम शुरुआत कर रहे थे तभी पढ़ लिया था। एक रीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने वाला वेरिएशन का कारण कौन है? रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, हम कहते हैं इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ये मोस्ट कॉमन रीजन फॉर वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जब कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन की बात करता है तो उसका कारण रिकॉम्बिनेशन है। सबसे कॉमन मोस्ट कॉमन रीजन यही है। और उधर बताते म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर वेरिएशन। म्यूटेशन क्या चीज होती है वो भी जान लीजिए। म्यूटेशन के लिए बात करते हैं, म्यूटेशन के लिए बोलते हैं अ सडन चेंज। सडन चेंज वेरिएशन का टेबल शुरुआत की दो क्लासों में उसमें लिखा, कंटिन्यूस वेरिएशन होती है और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन मतलब एकदम से, और अगली जनरेशन में जाए इसका कोई जरूरी नहीं है, इसलिए नाम क्या दिया है? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, जो बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिले। ठीक है, जो जनरेशन से पास भी हो वो कौन सी हो सकती है? कंटिन्यूस वेरिएशन। और उसका एग्जांपल भी लिखा है हम लोगों ने, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाले। ठीक है, क्लियर। अ सडन चेंज किस में? इन द जीन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जीनोटाइप भी बोल सकते हो। सडन चेंज होने के कारण इससे बताया गया इट इज अ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन।
और टर्म देने वाले का नाम है ह्यूगो डी वरीस। अब जीन कंस्टिट्यूशन में चेंज किस लेवल पे आता है? इतने लेवल पे आ सकता है कि आप कहिए कि जीन बनी होती है नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से लेकर क्रोमोसोम के नंबर बदलने तक कोई भी रीजन म्यूटेशन का हो सकता है। म्यूटेशन कैन बी स्पॉन्टेनियस, नहीं तो हो सकती है इंड्यूस्ड। खुद से हो गया, इंड्यूस हो गया, मतलब किसी चीज ने करवाया, खुद से नहीं। म्यूटेशंस आर मोस्टली रेसेसिव। मे बी लीथल, लेस फ्रीक्वेंट इन पॉपुलेशन। लीथल, डेथ कॉज करने वाला। डन।
सब्सटेंसेस दैट कॉज म्यूटेशन, जिनसे म्यूटेशन होता है, ऐसे सब्सटेंस को जब पढ़ें तो उन्हें हम लोग कहते हैं म्यूटाजन। तो पीछे लिखा ना म्यूटेशन इंड्यूस हो सकते हैं, तो कैसे करेंगे, हमें यूज करने पड़ेंगे म्यूटाजन। और म्यूटाजन जब यूज करेंगे तो कहते हैं कि ये म्यूटाजन जो होंगे किस तरीके के इंपैक्ट लाएंगे वो देखें। म्यूटेशन होगा नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि म्यूटाजन का कितना डोज दिया गया है, कितनी देर तक दिया गया है, ऐसा। तो ये म्यूटेशन कॉज करने वाले जितने एग्जाम्पल्स हैं ये केमिकल हो सकते हैं, मतलब केमिकल एजेंट, या फिर फिजिकल हो सकते हैं ना, रेडिएशन, टेम्परेचर वगैरह। तो इट कैन बी ईदर फिजिकल म्यूटाजन और केमिकल म्यूटाजन। कॉज म्यूटेशन डिपेंड्स ऑन एक्सपोजर, कॉमा, डोज ऑफ म्यूटाजन। एंड दीज म्यूटाजेंस कैन बी, वो क्या हो सकते हैं वो सुन लो। फिजिकल म्यूटाजन एंड केमिकल म्यूटाजन। तो तब इनके नाम आते हैं यहाँ पे फिजिकल और केमिकल म्यूटाजन के। उससे पहले कुछ अलग बात ये कि हम कहते हैं गामा रेज, are used to induce mutation in plants। तो ये हो गया कैसा म्यूटेशन, फिजिकल। ठीक है, रेडिएशन है ना। एक और एग्जांपल, यूवी रेज क्या म्यूटाजेनिक होती है, आंसर है यस। एंड दैट कॉज फॉर्मेशन ऑफ टीटी यानी थायमिन थायमिन टाइमर्स। ये टीटी टाइमर्स बनाता है। हम जरा बता दें यहाँ पे, फिजिकल म्यूटाजन मतलब रेडिएशंस, बोथ आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, दोनों रेडिएशन म्यूटेशन कॉज करेगी। एग्जांपल जानते हो ना, नॉन आयनाइजिंग होगी, आयनाइजिंग होगी। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर। केमिकल म्यूटाजन में बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे अल्काइलेटिंग एजेंट्स, मतलब बेसिस को अल्काइलेट कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा उसमें, वो काम नहीं कर पाएंगे अगर आपने नाइट्रोजन बेस को अल्कलाइज कर दिया। ईएमएस, एमएमएस, इथाइल मिथेन सल्फोनेट, मिथाइल मिथेन सल्फोनेट।
मैं नाम से ज्यादा वास्ता नहीं है, फुल फॉर्म से मतलब नहीं है। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं, काम आएगा आगे, सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है जो भी एग्जाम्पल इस तरफ लिखा रहा हूं मैं। एक्रीडीन डाइज, बेस एनालॉग, बेस एनालॉग का एग्जाम्पल लिख देता हूं फिर से। 5 ब्रोमो यूरेसिल, यूरेसिल को तो जानते हैं, लेकिन ये तो ब्रोमो यूरेसिल है। बेस के जैसा है बट नॉट अ बेस, बेस की तरह बिहेवियर नहीं करेगा। यूरेसिल है तो क्या हुआ? डन। तो यहां कौन आ गया? अच्छी लगती है ना। ओके, इसमें कई सारे नाम और भी हैं, हम सबके नहीं लिखते। जैसे जब हम लोग माइटोसिस पढ़ते हैं तो माइटोटिक पॉइजन में नाम आते हैं। कॉल्चिसिन, वो भी तो एक तरीके का म्यूटेशन ही करवा रहा है, जिसने माइटोसिस पूरा नहीं होने दिया, क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए, बदल गए। मैंने कहा ना, जब बेसिस के सीक्वेंस, जीन के सीक्वेंस या क्रोमोसोम के नंबर बदल जाएं, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, म्यूटेशन। पहला केस म्यूटेशन में, फर्स्ट पहला नाम, उसको कहूंगा पॉइंट म्यूटेशन। क्या मतलब पॉइंट म्यूटेशन का? तो जान, पॉइंट का मतलब तो छोटी चीज हो गई, राइट। कोई बहुत छोटे लेवल पे हो तो उससे क्या बोलेंगे, पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट म्यूटेशन की बात जब करते हैं तो इसमें बात आती है कि पॉइंट म्यूटेशन में क्या चेंज हुआ। हम कह रहे हैं कि म्यूटेशन तब भी हो सकता है जब सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाए। बेस पेयर वही जो बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ते हो ना, GC AT, तो एक की जगह जी का लग जाना, प्यूरिन को प्यूरिन से बदल दिया, या फिर एक ही जगह टी का आ जाना, प्यूरिन को प्रिमिडीन से बदल दिया। ये दोनों तरीके की चीजें म्यूटेशन है। या बेस के नंबर बढ़ जाना और घट जाना, तो जीन छोटी बड़ी हो गई तो हो सकता है नॉन फंक्शनल हो जाए, ठीक। तो यानी पॉइंट म्यूटेशन जो होगा उसके लिए मेंशन किया जाता है, या इसके लिए कहते हैं हम लोग
म्यूटेशन एट द लेवल ऑफ बेस, या लिख सकते हो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। राइट, एट द लेवल ऑफ म्यूटेशन मतलब चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ऐसा बोलोगे, समझे। छोटी लैंग्वेज में लिखूं तो मैं लिखूंगा चेंज ऑफ बेस सीक्वेंस। अब हो सकता है केवल बेस का सीक्वेंस चेंज हुआ हो, नंबर ऑफ बेसिस चेंज ना हुए हो, या फिर हो सकता है नंबर भी चेंज हो जाए। इसके अलग अलग टाइप है, इनके अलग अलग टाइप। पहला टाइप बता रहा हूं, फर्स्ट वन, सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट। एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दोनों अलग अलग नाम है, समझ लो। सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ क्या बदलेगा, चेंज ऑफ बेस, बेस सीक्वेंस। फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, ऑल्सो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट ऑल्सो चेंजेस नंबर ऑफ बेसिस, यानी लेंथ ऑफ जीन बदल जाएगी। सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप है, फिर से। एक ट्रांजिशन और दूसरा है ट्रांसवर्जन। ये दो टाइप। ट्रांजिशन का मतलब, ट्रांसवर्जन का मतलब, ट्रांजिशन मतलब जब प्यूरिन प्यूरिन से बदलती है उसे ट्रांजिशन कहते हैं, और जब प्यूरिन पिरिमिडीन से या वाइस वर्सा बदल जाए तो उसे ट्रांसवर्जन कहते हैं। मेरे पास दिखाने के तरीके हैं इसको, मैं इसे शॉर्ट तरीके से दिखाता हूं कैसा। ये देखिएगा, इधर ट्रांजिशन में मैंने एक तरफ प्यूरिन लिखी ए, और इधर भी प्यूरिन लिखी जी, दूसरी तरफ पिरिमिडीन लिखा है सी और टी। तो ऐसा कह रहे हैं कि ए को जी ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जी को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए ने। तो ऑटोमेटिकली हम लोग ये जानते हैं कि ए के सामने टी होता है, तो ए के सामने टी था, तो टी के सामने अगर मैंने ए की जगह जी लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है टी के सामने क्या आ जाएगा, सॉरी, वहां सामने कौन आ जाएगा, सी, और उल्टा हो जाएगा। यहां प्यूरिन से प्यूरिन, पिरिमिडीन से पिरिमिडीन जब हो तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। फिर से ऐसे लिखते हैं, एक तरफ प्यूरिन, दूसरी तरफ पिरिमिडीन। अब इधर होने वाले बदलाव थोड़े से अलग टाइप के हैं। क्या, कि यहां ए की जगह कौन आ गया, टी, या फिर मैंने कहा टी की जगह कौन आ जाए,
ए, प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन, पिरिमिडीन की जगह प्यूरिन, या ए की जगह कौन आ जाए, सी, या सी की जगह कौन आ जाए, ए। यानी एक को बदलने वाले एक से ज्यादा टाइप के बेस हो सकते हैं, लेकिन दोनों क्या है, पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन को प्यूरिन, पिरिमिडीन से बदलना ट्रांसवर्जन कहलाता है। ये एक हो गया। ऐसा ही जी के लिए भी पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा ही जी के लिए भी पॉसिबल है कि जी को या तो टी रिप्लेस कर दे या फिर सी रिप्लेस कर दे। या फिर सी को कौन रिप्लेस कर दे, जी। नहीं तो सी को कौन रिप्लेस कर रहा था, ए, राइट। तो ये जो कंडीशन होगी इसे कहेंगे ट्रांसवर्जन। प्यूरिन को पिरिमिडीन से, पिरिमिडीन को प्यूरिन से, जब प्यूरिन प्यूरिन को पिरिमिडीन, पिरिमिडीन को बदले तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन। फ्रेम शिफ्ट ऑल्सो चेंजेस द नंबर ऑफ बेसिस। कैसे कर लेता है ये, ऐसे बाय इंसर्ट और डिलीट। या तो बेस को इंसर्ट यानी ऐड कर देगा अंदर, या फिर क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या आएगा, क्रोमोसोमल एबरेशन। पहले वो वाला टाइप। हो गए। उसके लिए रुका हूं क्योंकि उसके लिए चीजें बहुत बतानी है। एब्रेशन वर्ड का मतलब होता है एबनॉर्मलिटी, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्या मतलब है इसका,
इसका मतलब ऐसे कि आप ये कहते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होती है, ये हम लोग काफी पहले जस्टिफाई कर चुके हैं। ठीक है, ये पढ़े हुए 3 क्लास हो चुकी कि जीन्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। और अगर इसका मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में उसकी लेंथ में कोई चेंज आया, तो इसका मतलब है जीन में आया। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि जीन सारे फंक्शन करती है और हमने क्रोमोसोम की लेंथ में गड़बड़ कर दी और क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट थी, तो उससे हमारे अंदर भी क्या आएगी? प्रॉब्लम्स, एबनॉर्मलिटी आएगी। इसलिए नाम दिया है क्रोमोसोमल एबरेशंस। एबनॉर्मलिटी के लिए वहां से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। ये भी प्रॉब्लम करती हैं। ये ज्यादा अच्छे से दिख जाएंगी, देखो। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। सो एनी चेंज इन क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, मतलब छोटा कर दे बड़ा कर दे क्रोमोसोम को, कैन कॉज एबनॉर्मलिटीज या एबरेशंस। ऐसा मेंशन करते हैं। ये कब आएगा वो भी सुनो। क्रोमोसोमल एब्रेशन का एक मीनिंग होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि क्रोमोसोम में एब्रेशंस होती कब है, एबनॉर्मलिटी कब आती है क्रोमोसोम की लेंथ के साथ। कि सेल जब डिवाइड होगा तब उस समय डीएनए की कॉपी बननी थी, डीएनए पैक होकर क्रोमोसोम बनाता। डिवीजन हो रहा है, खत्म, टीलोफेज, वापस क्रोमोसोम क्या हो गए? अनकॉइल, डीएनए बन गया। सेल को फिर से डिवाइड करना, उसने फिर से उसको पैक करना चालू करा, फिर खत्म होगा, फिर खोलेगा, फिर बंद करेगा, फिर खोलेगा। अब ऐसे अगर तुम उस दरवाजे को बार बार खोलोगे और बंद करोगे, मान लो वो दरवाजा इस तरीके से बनाया गया था कि उससे बहुत ज्यादा लोगों को अंदर बाहर आना जाना नहीं है। उन्होंने ये सोचा था कि दरवाजा क्लास से पहले खुलेगा और क्लास के बाद ऐसे तभी खुलेगा और बंद होगा। उन्हें क्या मालूम था कि 36 बार बीच में कोई उठ के भी जाने वाला है। इस तरीके से दरवाजे का वियर एंड टियर जल्दी आ जाएगा, टूट होगी। यानी यही कहानी किसकी है? क्रोमोसोम की। बार बार खुलेगा बंद होगा तो डीएनए भी क्या हो जाएगा? वियर एंड टियर, उसके ऊपर भी चोट आएगी, वो भी लूज हो सकता है, उसके इंपॉर्टेंट सेगमेंट टूट सकते हैं। समझे? और अगर ऐसा हुआ तो वही क्या कहलाता है? क्रोमोसोमल एब्रेशन। ये कहाँ होगा? जब सेल बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं और रुक ही नहीं रहे, ऐसे सेल में ये चीजें हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल है कैंसर सेल्स, राइट? ऐसे एग्जांपल होते हैं कैंसर सेल्स। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमन इन कैंसर सेल्स। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमन इन कैंसर सेल्स, ये कैंसर सेल्स में कॉमन है। इसके कई सारे टाइप है। क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था, उसका बताया था, आया याद? इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन। टुकड़ा एक जगह से निकला, दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया, होमोलोगस पे नहीं, नॉन होमोलोगस पे। जब लिंकेज पढ़ा था तब भी बताया था, जब लिंकेज ग्रुप चेंज हो जाता है क्या एग्जाम्पल है? ट्रांसलोकेशन।
डन। इधर तीसरा टाइप, यार ये ऐसे लगा, अच्छा लग रहा है ना। इन द थर्ड वन, उसको कहेंगे जीनोमेटिक म्यूटेशन। मतलब सीधे चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। बड़े लेवल पे काम हो गया। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये दो तरीके का है, या तो एक दो क्रोमोसोम का डिफरेंस है, मतलब कम या ज्यादा। ठीक है, जैसे क्लेनफिल्टर्स अगर पढ़ा है कुछ याद है तो, उसमें एक्स एक्स वाई लिखते, टोटल 47 क्रोमोसोम होते हैं, होने चाहिए थे 46। एक ज्यादा होने से क्या क्या हो रहा है तुम्हें पता है, हम भी पढ़ेंगे। या फिर टर्नर्स पढ़ते हैं एक्स ओ, उसमें 45 ही क्रोमोसोम है। इसे बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ जीनोम, यानी एक क्रोमोसोम का कम या ज्यादा होना, या दो क्रोमोसोम का कम ज्यादा होना। ये चीजें जो होती हैं ये नॉन डिसजंक्शन से आती हैं। याद आया डिसजंक्शन? फिर से वापस जाता हूं मियोसिस में। जब हमने कहा था एनाफेज के समय होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जा रहे हैं, एज डाइड ऑफ द क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं हुए थे, वो घटना क्या कहलाती है? डिसजंक्शन। इसको मेंडल की भाषा में बोलते हैं सेग्रीगेशन। समझ गए? एक जैसे दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साइड में गए तो पहला केस। ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कैसे कैसे? फर्स्ट केस, फर्स्ट एज फ्रैक्शन ऑफ जीनोम, जीनोम का फ्रैक्शन हो, एक हिस्सा, मतलब एक ज्यादा आना, दो ज्यादा आना, एक कम, ऐसा। तो इसके फिर से दो टाइप। ज्यादा हो गए, ऐसा कैसे हुए बता देता हूं। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? डिसजंक्शन नहीं हुआ, क्या हुआ? नॉन डिसजंक्शन हुआ। राइट, यानी सेग्रीगेशन की जैसी चीजें नहीं हो रही। ये मत कहने लगना कि सर ये तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन है। अबे हम क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं, जीन नहीं। जीन हमेशा सेग्रीगेट करेगी, और ये डिजीज है, ये म्यूटेशन है। उसको जनरल केस में लोगे, लॉ काट दोगे एक्सेप्शन से। हट, केमिस्ट्री थोड़े। मतलब लोग आते हैं, मतलब उठ के चले आते हैं, सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को तो एक्सेप्शन है। मैंने कहा अच्छा, कहाँ, किधर? बोले सर वो क्लैन फिल्टर्स, टर्नर्स। मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ सर, ये देखो ये बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? यूट्यूब पर। मैंने कहा काय का बता रहे हैं? काय का सेग्रीगेशन नहीं हुआ? बता बता। तो सर बोल रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं हुआ। मैंने कहा आगे इन्होंने बोला क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का फेलियर है ये? नहीं बोला तो नहीं। मैंने कहा क्यों किसी को बदनाम कर रहे हो जबरदस्ती? क्यों मेरे मुंह से ये निकलवाना चाह रहे हो कि किसी ने गलत पढ़ावा दिया? तुमने गलत समझ लिया। ठीक है, जिन्हें गलत पढ़ा है सही पढ़ा है उससे मेरे को मतलब नहीं। फैक्ट ये है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है तो है। ठीक है, और कोई ये कहे कि सर ये, तो भैया ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के बेसिस पे लॉ को फेल नहीं करते। समझे? ऐसे तो मेंडल के सारे ही लॉ फेल हो जाएंगे, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई सा भी लॉ नहीं लगेगा। अबे तो मूर्ख, वो है ही नहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो काय का है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब गलत एग्जाम्पल लो और उसके बाद बोलो कि इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता।
ये जिसमें होगा नहीं तो क्यों लगेगा? ठीक है, एग्जाम्पल भी सूटेबल होना चाहिए, स्टैंडर्ड। तो यहां बोल रहे हैं कि दैट दिस इज नॉन डिसजंक्शन, यहाँ पे सेग्रीगेशन का मतलब क्रोमोसोम से है, जीन से नहीं। और अगर ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हुआ, उन पे प्रेजेंट जीन का भी नहीं होगा, तो यही तो एनोमली है, यही तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन बना के बैठ जाओ और बोलो कि वो चलता नहीं है। बोलना चाहो एक्सेप्शन बोल दो, लेकिन ये मत बोल देना कि सेग्रीगेशन फेल हो गया। सेग्रीगेशन फेल नहीं होता। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए ज्यादा, और दूसरा क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए कम। क्रोमोसोम के नंबर ज्यादा होना को कहेंगे हाइपर प्लॉइडी, और इस पूरी कंडीशन का नाम होता है एन्यू प्लॉइडी। एक हाइपरप्लॉइडी और दूसरा हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी मतलब जहां क्रोमोसोम के नंबर कैसे हो जाएं ज्यादा, नॉर्मल से ऊपर। हाइपो मतलब नॉर्मल से कम, लेस देन नॉर्मल हाइपो, मोर देन नॉर्मल हाइपर। हाइपर टेंशन है, नॉर्मल बीपी से ज्यादा ब्लड प्रेशर है, इसलिए हाइपर टेंशन। क्लियर? हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, 37 डिग्री से नीचे चला गया, बॉडी ठंडी पड़ रही है, नॉर्मल से कम। ठीक है, कितना कम बता दिया मैंने, नॉर्मल से कम। हाइपरप्लॉइडी के केस क्या होंगे? हाइपरप्लॉइडी का एक एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे नाम लिखते हैं, क्लेन पेल्टर्स। एक और उसका नाम है डाउन्स। हाइपोप्लॉइडी का एग्जांपल टर्नर्स। ठीक है, सिंड्रोम सिंड्रोम। और उस तरफ वाले में कंडीशन मेंशन करते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मल्टीपल ऑफ जीनोम। ये मल्टीपल ऑफ जीनोम है। जीनोम का मल्टीपल मतलब जीनोम होता है एक सेट, दो नॉर्मल होते हैं, दो से ज्यादा हो गए तो पॉलीप्लॉइडी। दूसरा नाम है यूप्लॉइडी, वो एन यूप्लॉइडी, इधर वाला यूप्लॉइडी। राइट? अब इसका एग्जाम्पल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मियोसिस में पढ़ा या उससे पहले पढ़ा होगा, जब हम लोग लिख रहे थे 2x 3x 4x 5x। हीट का एग्जाम्पल बताया होगा मैंने वैसा। इसको हम लोग नाम देते हैं यूप्लॉइडी, या लोगों ने इसी को कई बार क्या लिख दिया है, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, मोर ऑफन एज पॉलीप्लॉइडी। क्वेश्चन, पॉलीप्लॉइडी कब होती है? एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी, दिमाग खराब हो गया पढ़ के, लिखता है टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ इसलिए पॉलीप्लॉइडी हो गई है, ऐसा लगता है। लेकिन हमने एक पीवाईक्यू किया था मणिपुर 2023, उस क्वेश्चन के अंदर पूछा था
कि पॉलीप्लॉइडी करने के लिए कौन से टाइम पर माइटोसिस को रोकोगे? आंसर था मेटाफेज। समझे? क्लियर बात? तो सोच समझ के, एनसीईआरटी का भी मालूम होना चाहिए और एक्चुअल भी मालूम होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं पॉलीप्लॉइडी, जैसे लाइक फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। ये एनसीईआरटी की लाइन है और इस पे मैं अचंभित हूं, आई एम शॉक्ड, क्योंकि एक्चुअली ये कब होगा? जब माइटोसिस ही पूरा नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं, कैरियोकाइनेसिस ही रुक जाए। ये किताब में दिया है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या लिखना है वो याद रखो। इंड्यूस्ड ड्यूरिंग कब करा जाएगा? मेटाफेज। थोड़ा सा खुल गया वहां पे, ठीक है अब। राइट, ये म्यूटेशंस, हमें इतना ही जानना है अभी इसके बारे में। चेंज हो गया भाई? हाँ भाई। म्यूटेशन के लिए फॉल्स बताना है, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, आंसर सी। द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन linkage group to another is called translocation. Translocation is shifting of chromosomal segment
between non-sister chromatids of non-homologous chromosomes. राइट, आंसर हो जाएगा बी. Which is the most common mechanism of genetic variation in population of sexually reproducing organism? Genetic variation mechanism, sexually reproducing, इनमें से recombination. The mechanism that causes a gene to move from one linkage group to the इन्वर्जन का मतलब होता है किसी सीक्वेंस जीन के ऊपर क्रोमोसोम पे जीन का सीक्वेंस मान ले लिखा ए बी सी डी, इन्वर्जन में पलट गया मतलब कुछ भी ए सी बी डी हो गया, सी और बी बदले, या ए बी सी बी ऐसा हो जाए, कुछ भी बदल जाए, उसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन. अब ऐसी चीजें ज्यादातर लीथल होती हैं, इसलिए लोगों के अंदर पढ़ पाना मुश्किल है. लीथल मतलब डेथ हो जाए. अब सोचो, मैंने म्यूटेशन के लिए लिखा रेसेसिव. जब म्यूटेशन के लिए रेसेसिव वर्ड लिख रहे हैं तो रेसेसिव किसके लिए लिखते हैं? जिसमें कोई प्रोटीन बनता नहीं, या फिर कोई प्रोटीन बनता है तो फंक्शन करता नहीं है. तो जब फंक्शन नहीं करेगा तो आदमी नॉर्मल तो जी नहीं पाएगा. आदमी का मतलब यहाँ पे ह्यूमन से है, ठीक है? तो हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग नॉर्मल तो जी नहीं पाएगा उस केस में. और जब नॉर्मल नहीं जी पाएगा तो हो सकता है कि डेथ भी हो जाए. किसी के अंदर कोई पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बनता और उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा व्यक्ति जी के क्या करेगा? बीमारी आगे बढ़ाएगा और क्या करेगा. लेकिन वो रेसेसिव है, इसलिए वो होमोजाइगस कंडीशन में ही दिखेगा, नहीं तो नहीं. और दिखेगा तब जब बंदा क्या हो? जिंदा. पता लगा, हो सकता है रेसेसिव होमोजाइगस होने पर क्या हो जाए? डेथ. समझे? जैसे सिकल सेल एनीमिया के केस में कोई भी व्यक्ति होमोजाइगस नहीं हो सकता, क्योंकि वो होगा ही नहीं. तो जो है ही नहीं उसकी गिनती करेंगे क्या? नहीं. समझे? लीथल का मतलब है डेथ आना, रेसेसिव का मतलब है होमोजाइगस में ही इफेक्ट दिखाएगा. और इसी कारण से पॉपुलेशन में भी कैसे दिखेंगे? कम. डुप्लीकेशन भी एक तरीके का क्रोमोसोमल एबरेशन है. जैसे इन्वर्जन था, डुप्लीकेशन भी है. डुप्लीकेशन में ओरिजिनल जीन की कॉपी भी रही और नई जीन्स बन गई. वैसी उसी जगह पर किसी और जगह पर सेम सीक्वेंस में डिफरेंट सीक्वेंस में, ठीक है? कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब ओरिजिनल भी रखा हुआ और नए कॉपी भी बन गई, तो कैरेक्टर ज्यादा बनने लग गया. अ डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिजंक्शन. ऑटोसोमल मतलब सेक्स क्रोमोसोम के अलावा. डाउन्स इसका एक एग्जाम्पल है, आगे और क्लियर हो जाएगा. इसे लिखते हैं 21st ट्राइसोमी. म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय doubling of the number of chromosome can be achieved by disrupting mitotic cell division soon after. ये आ गया वही क्वेश्चन फिर से, क्या? मेटाफेज. डी. हम ये नहीं, हम पहले जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस. ह्यूमन. नॉट अ सूटेबल
organism for studying जेनेटिक्स। इसके कई सारे रीजन है, तो हमें कुछ अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। और जेनेटिक्स पढ़नी क्यों है? अगर डिफिकल्ट है मत पढ़ो, लेकिन पढ़नी क्यों है? पढ़नी इसीलिए क्योंकि कई सारे डिजीज होते हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहला रहे हैं, मतलब जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, होते हैं। ठीक है, अगर जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होगा तो उसको बोलोगे हेरिडिटरी डिजीज, उसे जेनेटिक डिजीज नहीं बोलना। अब सुनो, तो जेनेटिक डिसऑर्डर कौन है फिर? तो जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जीनोटाइप में कुछ भी गड़बड़ होने के कारण क्रिएट होने वाले डिजीज या डिसऑर्डर को कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये हो सकता है कि बच्चे के पैदा होने के समय या फिर जब वो फीटस में था तब उसके अंदर ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ हो, माँ बाप को ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इसलिए ये हेरिडिटरी डिजीज नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बाप को है नहीं और बच्चे को है। दूसरा, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हेरिडिटरी नहीं होंगे। हाँ, जो भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं वो कंजेनाइटल होते हैं, मतलब विद बर्थ या बाय बर्थ होते हैं। ठीक है, बाय बर्थ मतलब फादर को मदर को है, बच्चे को आया। ऐसी चीजें जो होती हैं उसे कहते हैं इनहेरिटेड है, और बोलेंगे डिजीज कैसी है? हेरिडिटरी। अगर हेरिडिटरी है तो वो कंजेनाइटल होगी, कंजेनाइटल है तो हेरिडिटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। कंजेनाइटल का मतलब क्या है? दैट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, पैदाइश से। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, पीकेयू, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये ऐसी डिजीजेस हैं जो बाय बर्थ ही होंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ उल्टा सीधा खा लेने के बाद बच्चे को बाद में हुई ना, ये पहले से ही है। अब हमने क्या कहा कि क्यों मैं हमेशा जेनेटिक डिसऑर्डर को हेरिडिटरी नहीं मानूंगा? मान लें किसी बच्चे में पीकेयू आया। पीकेयू होता है एब्सेंस ऑफ एंजाइम, याद है नाम? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। एब्सेंस ऑफ एंजाइम मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एब्सेंट, जीन क्या होगी? रेसेसिव। पीकेयू रेसेसिव है। अब मदर फादर दोनों में नहीं था, बच्चे को आ गया, तो लोग क्या कहने लगे? ये कैसा हेरिडिटरी डिजीज है? ऐसे थोड़ा ना होता है कि बच्चे को आया और माँ बाप को नहीं है। अरे माँ बाप कैरियर हो सकते थे ना, समझे? तो यहां हमें प्रॉब्लम होती है ये पढ़ने में कि हर बार ये कहना कि जेनेटिक डिसऑर्डर हेरिडिटरी ही दिखेंगे। वो अगर डोमिनेंट होगा तो जनरेशन टू जनरेशन दिख ही रहा होगा, आसानी से बताया जा सकता है। लेकिन कई बार रेसेसिव होने के कारण वो स्किप कर सकता है, समझ गए? तो इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन है कि ह्यूमन बीइंग को कैसे पढ़ा जाए। तो उन्होंने बोला कि भाई तरीके ढूंढो कि ह्यूमन बीइंग में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कैसे पढ़ें, सिर्फ डिसऑर्डर नहीं बाकी भी। बोला क्योंकि डिजीजेज हैं, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। अगर हम लोगों ने तरीका ढूंढ लिया इसको पढ़ने का ह्यूमन बीइंग में, तो ये कल्याणकारी होगा विश्व के लिए, मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। हम लोग ऐसे ऑस्प्रिंग को होने से रोक सकते हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हो रहा है, या चांसेस कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसलिए वेरिएशंस पढ़ने की जरूरत है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स, फिर उसे कैसे पढ़ेंगे? पेडिग्री एनालिसिस। तो देखना कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर पेडिग्री में पढ़े जा सकते हैं और कौन से नहीं। ह्यूमन में एनी चेंज इन जीनोटाइप फ्रॉम नॉर्मल कैन बी जेनेटिक डिसऑर्डर।
वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। कोई भी क्रोमोसोम के नंबर में गड़बड़, जीन के नंबर में गड़बड़, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज हो वो सब जेनेटिक डिसऑर्डर में काउंट होगी। इसमें अब दो आएंगे। एक, याद रखें जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं। दीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कंजेनाइटल, यानी बाय बर्थ है। अब मेंशन करते हैं इसको, तो जेनेटिक डिसऑर्डर आर कंजेनाइटल, इसके टर्म में बताया जाए जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या चीजें हैं। तो एक एग्जांपल बोल रहा हूं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मतलब वो जो डोमिनेंट या रेसेसिव हैं। और दूसरा होगा जिसे कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आइदर डोमिनेंट और कुछ गड़बड़, प्रोटीन बना जिसने असर दिखाया, प्रोटीन नहीं बना, कुछ नहीं कर पाया, ऐसा रेसेसिव। आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव, कॉमा ऑटोसोमल हो सकते हैं या सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमियास, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। क्रोमोसोम के नंबर लिख रहा हूं, लिखूं? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी डोमिनेंट है, छोड़ दे, ये सब रेसेसिव है, वही चलने दो। पीकेयू याद? एक्स, एक्स 11th, 11th और 16th,
ट्वेल्थ एल्बिनिज्म, जिनके भी नाम लिख चुके हैं कहीं। 11th डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। और ऐसा हमारे अंदर होने का एक ही कारण हो सकता है, वो होता है एन्यूप्लॉइडी। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन that is leading to aneuploidy. एग्जाम्पल्स हैं डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये लो जितने पढ़े हैं, पीकेयू प्लियोट्रॉपी में पीछे पड़ चुके हैं। हाँ, इसमें डोमिनेंट रेसेसिव का रिलेशन है नहीं। डन। तो हम लोग उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। पहले पढ़ना है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, फिर पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर मैं अभी शॉर्ट में बता दूं, बता देता हूं। पेडिग्री एनालिसिस मेंडेलियन कैरेक्टर्स के लिए चलती है, जहां डोमिनेंट और रिसेसिव का रिलेशन हो। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम लोग पेडिग्री में नहीं पढ़ते, यानी ये अगली जनरेशन में पास ही नहीं हो रहा है। टर्नर और क्लेनफिल्टर तो दोनों स्टेराइल हैं भाई, तो पास कहां से होंगे, वहीं रह जाएंगे। तो यानी आप ये कहते हो कि ये इनहेरिटेड नहीं हैं और ये इनहेरिट होते हैं। क्लियर, बहुत क्लियर बता रहा हूं, ये क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं, चाहे रेसेसिव क्यों ना हो सकता है आने वाली जनरेशन में दिख जाए। और यहां कहते हैं इनहेरिट नहीं होते। तो पेडिग्री उसके लिए पढ़ी जाती है जो इनहेरिट होते हैं, राइट। तो ये हमें मालूम होना चाहिए था ना कि पेडिग्री में पढ़े क्या, तो पेडिग्री बाद में पढ़ेंगे, पहले क्यों। ओके।
सबसे ज्यादा पीवाईक्यू इसी पोर्शन से, जेनेटिक डिसऑर्डर से सबसे ज्यादा, देख लो ये। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हमारा अगला टॉपिक है भाई। थैंक यू। सोचता हूँ यार।